आज का जो रिवीजन का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट डिपार्टमेंट का मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंटिंग। एक्चुअली ये क्या है कि एक छोटा सा पोर्शन को अलग कर दिया गया है कि भाई डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएल जैसे बनाते हैं उसकी जगह पे आप मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बना करके भी ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव कर सकते हो। सो ऐसा नहीं कि एक अलग सा सिस्टम है, इट्स जस्ट द सेम थिंग को एक दूसरे तरीके से बनाने का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोल दिया जाता है कि बॉस आपको ट्रेडिंग बनाना है तो अलग बात है, आप बनाते रहिएगा। आप दो अकाउंट बनाइए, एक का नाम दीजिए स्टॉक अकाउंट और एक का नाम दीजिए मार्कअप अकाउंट। पीछे में वर्ड लगा दीजिए मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि ये बुक्स का पार्ट नहीं है, ये एक स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए बनाया गया है। एंड द आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट पर्पस? द आंसर इज फाइंडिंग द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक अकाउंट एंड फाइंडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द मार्कअप अकाउंट। तो ये पर्पस को अचीव करने के लिए कि स्टॉक अकाउंट से स्टॉक निकाल लें, मार्कअप अकाउंट से जीपी निकाल लें, ये दो अकाउंट को डिजाइन किया गया। ओके, तो इसमें सबसे पहला कहानी क्या होता है कि जब इसमें बेसिक स्टोरी ये होती है कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है वो कितना % मार्जिन पे अपना माल बेचेगा, जनरली स्पीकिंग नॉर्मल मार्जिन बोलते हैं हम लोग, वो डिसाइड करता है कि भाई ठीक है मेरे को 20% ऑन कॉस्ट पे माल बेचना है। मन अगर मैं 100 में खरीदूंगा तो 120 में माल बेचूंगा, 50% मार्जिन में बेचना है। 100 में खरीदेंगे तो 150 में बेचेंगे, 100% मार्जिन में बेचना है, 100 में खरीदेंगे तो 200 में बेचेंगे। तो इस तरह का एक जनरल रफ नॉर्मल बोले बेटर रहेगा, नॉर्मल मार्जिन डिसाइडेड रहता है। और ये जो स्टॉक अकाउंट रहता है ना, ये मार्कडअप मतलब इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस भी तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पे ये स्टॉक अकाउंट मैनेज होता है या मेंटेन होता है। और स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे लेके जाने के लिए, क्योंकि आप खरीदेंगे तो स्टॉक कॉस्ट पे, और उसको आप अगर सेलिंग प्राइस पे लेकर के जाएंगे तो आपको स्टॉक को मार्कअप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ये मार्कअप अकाउंट यूज होता है। और ये मार्कअप अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है ईयर एंड में, वो ग्रॉस प्रॉफिट बन के सामने आता है। एक्चुअली सिस्टम क्या है कि जिस दिन अपन स्टॉक खरीदेंगे अपन उसी दिन उसको मार्कअप कर देंगे और मार्कअप अकाउंट में प्रॉफिट को डाल देंगे। और उसके बाद जितना माल बिकेगा बिक्री होता जाएगा और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा उसके अंदर जितना भी, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक अकाउंट से निकलेगा वो इनवॉइस प्राइस पे यानी मार्कअप वैल्यू पे रहेगा, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको अगर मार्कअप वाले अकाउंट से हटा देंगे, माने उस प्रॉफिट एलिमेंट को अगर रिमूव कर देंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग करके, तो मार्कअप अकाउंट में फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। इसका अगर स्टेप बाय स्टेप करें ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब हम परचेज करेंगे तो स्टॉक अकाउंट में हम लिखेंगे 2 परचेजेस। मान लीजिए 10,000, ये कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे पहले। व्हेन वी परचेज वी रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट प्राइस। अच्छा प्लीज समझ लीजिएगा, ये प्रेडोमिनेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है। बुक्स में नॉर्मल रिकॉर्डिंग जैसे होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली, वैसे ही होगी। ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया अकाउंट है, इसीलिए इसके नाम के आगे मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप लिखा जाता है। पर्पस मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप स्टॉक को कॉस्ट पे लिख लोगे, उसके बाद तुरंत ही स्टॉक को आप बढ़ा दोगे। मान लो 20% ऑन कॉस्ट यानी 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस का मार्जिन है आपका, तो आप इमीडिएटली स्टॉक को बढ़ा दोगे और आप स्टॉक को 12,000 में लिख लोगे, जबकि खरीदे 10,000 में थे लेकिन बुक्स में 12,000 में आ गया। तो अब मार्कअप अकाउंट में आप इस अमाउंट का 2,000 को क्रेडिट कर दोगे बाय स्टॉक अकाउंट लिख करके। अब आप समझिए कि अगर ये वाला स्टॉक ठीक 12,000 में सेल हो गया तो आप यहां पे 22 सेल्स लिख दिए 12,000। अब 22 सेल्स अगर 12,000 लिख दिए, ठीक 12 नहीं बिका मान लो, तो ये स्टॉक अकाउंट टैली हो गया, आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो ये जो 2,000 रुपया आपके मार्कअप अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। आप यहां पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट या 2 PL लिख करके मार्कअप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो आधा माल आप बेच पाए
तो अगर आप आधा माल बेच पाएंगे तो आप बाई सेल लिख दीजिए यहां पे 6000 और बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए 6000, 6 और 6 12,000 हो गया। तो 6000 जो माल बिक गया उसका तो प्रॉफिट आप अर्न कर लिए, लेकिन ये जो 6000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, पेन का मूवमेंट देखिएगा, यहां जो 6000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है उसके अंदर 1000 का स्टॉक रिजर्व पड़ा हुआ है, 6000 इंटू 1/6। उस स्टॉक रिजर्व अकाउंट को यहां पे लिख दीजिए टू स्टॉक रिजर्व, मार्कअप अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व या टू बैलेंस कैरेड डाउन, ब्रैकेट में स्टॉक रिजर्व लिख दीजिए। अगर वो लिख दिए तो 2000 माइनस 1000, दैट बचा हुआ 1000 इज आवर जीपी मार्जिन या आवर ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर। सो ये अकाउंट इस तरह से मूव करता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आप स्टॉक खरीदते हो कॉस्ट पे, इमीडिएटली आप उसको मार्कअप करके ले जाते हो सेलिंग प्राइस पे। उसके बाद आप अगर सेल करते हो तो आप सेल्स लिखते हो। अगर आप सेल नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अच्छा सेल करोगे तो स्टॉक बाहर चला जाएगा ना, तो स्टॉक को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग। तो स्टॉक अगर बढ़ता है तो स्टॉक इन, स्टॉक अगर गिरता है तो स्टॉक आउट। अब अगर आप सेल किए नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, मतलब ये 12,000 वाले रेंज में ही सेल किए, जितना भी माल था इसी दाम में ही सेल किए, 12,000 में ही सेल किए, मतलब आधा माल तो 6,000 में, 1/4 माल तो 3,000 में सेल किए। अगर आप सेम दाम में सेल करते हैं तो आप खाली सेल लिख दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल सेल है वो नॉर्मल लोडिंग से भी ज्यादा दाम में सेल किए, मान लो 12,000 का माल आप 13,000 में बेच दिए, या 6 में बिकना चाहिए था आप 6.5 में बेच दिए, तो आपको एडिशनल मार्कअप करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 2 मार्कअप लिखे और एक बार 2 मार्कअप लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आधा माल 6 में बिकना चाहिए था आप 6.5 में बेच दिए, तो आप यहां लिखेंगे बाई सेल 6,500, यहां पे लिखेंगे 2 मार्कअप 500 रुपीज, 2 मार्कअप 500 रुपीज। और अगर आप 6,000 में नहीं बेच पाए, 5,800 में बेचे, तो बाई सेल 5,800, बाई मार्कअप, उसको मार्कडाउन बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल मार्कअप में माल नहीं बेच पाए तो मार्कडाउन करना पड़ता है, तो बाई मार्कअप लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने जो भी बाई सेल करना था, मान लीजिए आपका सेल हो गया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, बस सेल का फिगर दिया है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दीज सेल्स आर एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, वी डोंट हैव टू डू एनी एडिशनल मार्कअप और मार्कडाउन। ओके, अब क्या है कि अगर आपने इसी स्टॉक में से इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर दिया, किसी डिपार्टमेंट को माल दे दिया, तो स्टॉक आउट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। मान लो आपको बॉस ने बोला इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आपको कॉस्ट पे करना है और आपने कॉस्ट पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किया, तो अगर आपने कॉस्ट पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किया तो आपको जो प्रॉफिट अर्न होना चाहिए था, जो माल प्रॉफिट में बिकना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, तो आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा। जैसे सेल के टाइम पे नहीं समझाए थे क्या, आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा, तो आप मार्कडाउन कर दीजिए, क्योंकि ये तो कॉस्ट पे है, तो आप लिख दीजिए बाई मार्कअप 200 रुपया। पोस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, मान लो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, आप लोगों का कोई माल वाल शॉर्टेज हो गया या जल गया, तो आपका माल जो जला लॉस बाय फायर हो गया मान लो, तो आपको लॉस बाय फायर तो कॉस्ट पे ही लिखना पड़ेगा, तो मान लो आपका लॉस बाय फायर 500 रुपया का हो गया, तो ये इनिशियली आपको कॉस्ट पे लिखना है। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी स्टॉक को तो यहां पे मार्कअप करके रखे हो, दाम बढ़ा दिए हो, तो यहां पे भी आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा, तो आप एंट्री मार दिए बाई मार्कअप 100 रुपीज। ये मैं कॉस्ट और कॉस्ट लिखा हूं इसीलिए 20% लिख दिया, सेलिंग प्राइस होने से 1/6 लिखना पड़ता है। यहां पोस्टिंग आ गई बाई स्टॉक। इस तरह से ये अकाउंटिंग चलता है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मान लो अगर आपको ये लगा कि इसमें से कुछ माल ऐसा है जिसको आप नॉर्मल दाम में नहीं बेच पाओगे, कुछ नीचे में बेचना पड़ेगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कुछ नीचे में बेचना पड़ेगा, तो आपको अलग से मार्कडाउन का एंट्री मारना पड़ेगा बाई मार्कअप लिख करके। तो मान लो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को ऐसा लगा कि कंपनी के पास 1,000 रुपए के कॉस्ट का ऐसा माल है जो नॉर्मली तो 1,200 रुपया में बिकता है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा पुराना माल हो गया, पड़ा 40 रुपया कम दाम में बिकेगा, माने 1160 रुपया में बिकेगा, ऐसा कंपनी को लगा। तो अगर कंपनी को ऐसा लगा कि 40 रुपया कम दाम में बिकेगा, तो आपको 40 रुपया का मार्कडाउन तुरंत करना पड़ेगा। जैसे आप मार्कअप करते हो वैसे आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा। तो अगर आप मार्कडाउन करोगे तो आपको अलग से बाई मार्कअप 40 रुपया लिखना पड़ेगा। यू गॉट इट?
अब मान लो इतने के बाद ईयर एंडिंग आ गई, बस इतना ही हुआ, ये सेल हुआ, ये आईडीटी हुआ, ये लॉस हुआ, आईडीटी को कॉस्ट पे किया गया बोल के हमने आईडीटी एट कॉस्ट लिखा है। अगर आईडीटी सेलिंग प्राइस पे होगा तो सीधे 1200 लिख देंगे। आईडीटी नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीटमेंट होता है। अब मान लो स्टोरी खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, हर तरफ पोस्टिंग हो गया, तो अब देखिए मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप क्यों बनाया गया। मेमोरेंडम स्टॉक बनाया गया क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। अब आप यहां पे बैलेंस कैरेट डाउन करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 10 और 2 12,000, 2960। अब 2960 क्या निकला? क्लोजिंग स्टॉक निकला। हम लोगों ने जो टोटलिंग करके बैलेंसिंग करके निकाला वो क्लोजिंग स्टॉक निकला। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाने का एक रीजन ये भी है कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया जाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर स्टॉक रिजर्व है, प्रॉफिट एलिमेंट है, और वो प्रॉफिट एलिमेंट हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए हैं। स्टॉक रिजर्व जैसा लास्ट वाले रिवीजन में बता रहा था मैं, तो इसका स्टॉक रिजर्व निकालना है। इसके स्टॉक रिजर्व को निकाल करके हम लोग देखो इस तरफ यहां पे अगर टू बैलेंस सीडी स्टॉक रिजर्व या खाली टू स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो। अगर लिख दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट से आ जाएगा। इसका फाइनल फिगर ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, लेकिन उसके लिए स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट दे देते हैं हम लोग, स्टॉक रिजर्व को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। पर जनरली स्पीकिंग स्टॉक रिजर्व तो हम बच्चों को ही निकालना पड़ेगा। और स्टॉक रिजर्व कैसे निकलता है? स्टॉक इंटू जीपी रेशियो। अब आप बोलेंगे जीपी रेशियो इसमें कितना है? आंसर इज 1/6। 20% ऑन कॉस्ट इज 1/6। तो क्या हम इसमें सीधे 1/6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। सोचो क्यों? आंसर इज इसके अंदर कुछ ऐसा माल है, कुछ ऐसा रद्दी माल है जिसको हमने इसी साल मार्कडाउन किया हुआ है, नीचे में डाला हुआ है। तो इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके एक्चुअल इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, फिर वो जो मार्कडाउन एलिमेंट हटाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना पड़ता है। अगर ये प्योर स्टॉक होता ना बिना मार्कडाउन वाला, तो हम लोग सीधे 1/6 मल्टीप्लाई कर देते। बट अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए हम लोग बोलेंगे स्टॉक एज गिवन 2960 एड मार्कडाउन। इसके अंदर मार्कडाउन एलिमेंट है 40 रुपया का, ऐड कर दिए तो आ गया 3000। दिस इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन हैंड। सोच के देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके अंदर अगर मैं 1/6 मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज माई लोडिंग एलिमेंट, जो कि आ गया 500 रुपया। ये 500 रुपया मेरा स्टॉक रिजर्व है फाइनल? नो, 500 रुपया नॉर्मल स्टॉक रिजर्व है। अगर मेरा स्टॉक नॉर्मली 3000 में होता तो 500 रुपया नॉर्मल स्टॉक रिजर्व होता, पर क्योंकि मैंने प्रॉफिट को 40 रुपए से गिरा रखा है स्टॉक में, तो मैं बोलूंगा लेस मार्कडाउन 40 रुपया। सो माई फाइनल स्टॉक रिजर्व इज 460 रुपीज। माई फाइनल स्टॉक रिजर्व इज 460। तो ये जो प्रोसेस है ना स्टॉक रिजर्व निकालने का, ये जो मैंने अभी क्लोजिंग स्टॉक में किया, ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन देगा तो उसमें भी करना पड़ सकता है। मान लो यही इंफॉर्मेशन तुमको अगले साल में दे दिया, बोला ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 2960, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 2960, फाइंड ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ऐसे ही करके यही वाला वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो अब ये जो स्टॉक रिजर्व आया ना, इसको आप मार्कअप अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व करके 460 लिख दीजिए। तो ये एक बड़ा काम होता है मेमोरेंडम स्टॉक मेमोरेंडम मार्कअप में। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना इज द बिग थिंग। और ये जब आप मार्कअप अकाउंट में 460 निकाल के लिख देते हो डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व बोल के, मार्कअप अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व बोल के, तो बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। मैं निकाल के दिखाता हूं, 1200 रुपया। ये अपना फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा। और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके निकाल रहे थे। यहां पे देखिए मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दिखाया था, ये वाला। इस ट्रेडिंग अकाउंट का जो फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये वाला फिगर, ये वही 1200 रुपया ही
है। ना हियर, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या चीज पे अर्न करते हैं? आंसर इज माल बेचने पे। माल हम लोग कितना का बेचे हैं? 7200 का। 7200 इंटू 1/6, सेलिंग प्राइस पे तो 16 का जीपी है, इंटू 1/6 इज 1200 रुपया। क्योंकि आईडीटी में हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया नहीं। अब आप बोलेंगे सर लॉस बाय फायर कहां चला गया? आंसर इज लॉस बाय फायर पीएल में लॉस बुक होता है, सिंगल एंट्री में भी मैं आपको बता रहा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट को लॉस बाय फायर इंपैक्ट नहीं करता है। तो फाइनली 1200 रुपया का जीपी आ गया, क्रॉस चेक करवा दिया। बट दिस इज हाउ ए मेमोरेंडम स्टॉक एंड ए मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट इज प्रिपेयर। अब खाली इतना बोलना है कि अगले साल जब बिगिन करोगे इसी लेजर अकाउंट को, तो दिस 2960 विल बी अ ब्रॉड डाउन स्टोरी, ओपनिंग स्टॉक, एंड दिस 460 इनकम साइड में ब्रॉड डाउन होगा बाय स्टॉक रिजर्व। ये जो बाय स्टॉक रिजर्व यहां पे आप लिखोगे, ये लास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस साल का रियलाइज्ड प्रॉफिट मानते हुए मार्कअप में इनकम साइड में आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पेपर वाला हम लोगों को ये कैलकुलेटेड नहीं देता है, कैलकुलेट करने बोलेगा। तो प्रोसेस यही होगा स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने का। और एक बात याद रखिएगा, 2960 क्या है? इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। 460 क्या है? स्टॉक रिजर्व इन द क्लोजिंग स्टॉक। दोनों को माइनस अगर आप कर देते हो 2960 माइनस 460, तो 2500 इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो कई बार कॉस्ट देकर के इनवॉइस प्राइस भी मांग सकता है, बोलेगा 2500 इज माई कॉस्ट। तो आप बोलेंगे ओके 20% लोड कर दिए तो योर इनवॉइस प्राइस इज 3000। वो बोलेगा नहीं 3000 नहीं, 40 रुपया हम इसमें से गिराए थे लास्ट ईयर। तो अगर गिराए थे तो 2960 इज माई इनवॉइस प्राइस। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के देखना पड़ता है। सो दिस इज दी मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का स्टोरी। अच्छा, इसी स्टोरी को ना वो लोग हम लोगों को ये भी बोल सकता है कि आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दो और मेरे को जीपी निकाल करके दो। सेम स्टोरी का ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप जैसे नॉर्मली बनाते हो ना, एकदम नॉर्मली कॉस्ट पे लाके, हर चीज को कॉस्ट पे लाके। कैसे? देखिए, अगर इसी सम का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आप इस तरह से लिखोगे, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, परचेजेस कॉस्ट पे लिखना है 10,000, सेल्स 7,200, आईडीटी क्रेडिट साइड में लिखना है, कॉस्ट प्राइस पे लिखना है क्योंकि आईडीटी कॉस्ट पे हुआ है 1000। बाई लॉस बाई फायर 500। लॉस बाई फायर को परचेज से माइनस करके भी लिख सकते हैं, जैसा सिंगल एंट्री में हम आपको बताए थे, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी लिखा जाता है। तो लॉस बाई फायर भी आ गया, आईडीटी भी आ गया। अब आया क्लोजिंग स्टॉक 2500। कैन यू गेस कि मैंने 2500 क्यों लिखा? 2960 था, 2960 इनवॉइस प्राइस था, माइनस 460 कर दिए तो कॉस्ट प्राइस आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए 1200 रुपया। सो दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द सेम क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप बनाया। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें पहले बोलेगा स्टॉक और मार्कअप अकाउंट बनाओ और फिर बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग अकाउंट उसमें पहले ट्राई मत करना, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक अकाउंट बनाने से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना। तो अगर स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो स्टॉक निकाल के लोडिंग हटा करके तब तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालोगे, और आप कॉस्ट निकालोगे तब तो जीपी निकाल पाओगे। तो अगर स्टॉक और मार्कअप अकाउंट का सम आया और साथ में ट्रेडिंग बनाने बोला, ट्रेडिंग बाद में बनाना, स्टॉक और मार्कअप अकाउंट पहले बनाना, क्योंकि स्टॉक अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलता है। अगर उसमें आप पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्राई कर लिए, ट्रेडिंग अकाउंट ट्राई कर लिए, तो फंस जाओगे। स्टूडेंट लोगों का सबसे प्रोमिनेंट एरर मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप में यही वाला होता है। ट्रेडिंग पहले ट्राई कर लेता है, फंस जाता है। स्टॉक ही नहीं मालूम भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं मालूम। क्लोजिंग स्टॉक तो यहां से निकलेगा ना,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। और एक चीज, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालने का ये प्रोसेस, अगर आपको पता चले कि गुड्स में मार्कडाउन है, तो जितना मार्कडाउन है पहले ऐड करके नॉर्मलाइज कर लो, नॉर्मलाइज करके नॉर्मल स्टॉक रिजर्व निकाल लो, नॉर्मल स्टॉक रिजर्व निकाल करके जितना मार्कडाउन है माइनस करके एक्चुअल स्टॉक रिजर्व निकाल लो। सो विद दिस अपना मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप का रिवीजन कंप्लीट होता है। इसके जितने भी समय, सारा जल्दी जल्दी करके अभी रिवीजन कर लीजिए। ओके, 6 जगह से सम बनाने हैं, 6 जगह से। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा क्लास वर्क, मेरा होमवर्क, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट का एक्सरसाइज, पिछला 4 टर्म का क्वेश्चन पेपर और आरटीपी जितना टर्म का सॉल्व करना चाहो। ये 6 सोर्स से अपना सॉल्यूशन बनाओ, होमवर्क बनाओ, बैठ करके रिवीजन करो और देखो एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। थैंक यू।